गरीब बहू का अमीर ससुराल में रॉयल एंट्री। दिसंबर की कड़ाके की ठंड है। एक छोटे से टूटे हुए घर में कोहरा खिड़कियों से अंदर आ रहा है। मोहन खांसते हुए पुरानी शॉल को कसकर लपेटते हैं। सुमन, उफ, ये ठंड, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों में सुइयां चुभ रही हूं। आज तो रजाई भी कागज जैसी लग रही है। आप शांत रहिए जी, खांसी बढ़ जाएगी। ठेकेदार के पास गए थे, क्या कहा उसने? क्या कहेगा, थक्के मारकर निकाल दिया। कहता है ये काम करने की उम्र है या खांसने की, जाओ घर बैठो। अब उसे कैसे समझाऊं कि घर बैठने से पेट नहीं भरता। आप दिल छोटा मत कीजिए, मैंने सोच लिया है। कल से मैं वो सामने वाली कोठी में बर्तन मांजने जाऊंगी। सुना है वहां गर्म पानी मिलता है काम करने को। कम से कम हाथ तो नहीं अकड़ेंगे। आरती फाइलों से नजर हटाकर गुस्से और दृढ़ता से खड़ी होती है। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आप और पिताजी ने पूरी जिंदगी बस मेहनत की है, अब और नहीं। लेकिन बेटा, घर कैसे चलेगा? तेरी शादी। आरती माँ के ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर रगड़ते हुए। शादी की चिंता छोड़ो माँ, आज मेरा इंटरव्यू है शिखर इंडस्ट्रीज में। मौसम चाहे कितना भी ठंडा हो, मेरा हौसला नहीं टूटने वाला। अगर आज मुझे ये नौकरी मिल गई तो हम इस टूटे घर से निकलकर पक्के मकान में जाएंगे। पर बेटा, बाहर देख, कोहरा कितना है, रास्ता भी नहीं दिखेगा। और हम गरीब लोग हैं, वो बड़े लोग हमारे कपड़े देखकर ही मना कर देंगे। पापा, वो कपड़े देखेंगे तो देखने दो, मैं उन्हें अपना काम दिखाऊंगी। आप बस आशीर्वाद दीजिए। कोहरा रास्तों पर है, मेरी किस्मत पर नहीं। आरती अपना बैग उठाती है और आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल जाती है। दृश्य बस स्टॉप का है, जहां लोग ठंड से सिकुड़े खड़े हैं और दो औरतें आरती को देखकर बातें कर रही हैं। अरे ये देखो मोहन की बेटी, इतनी ठंड में भी वही पुराना कोट पहनकर निकली है। बेचारे माँ बाप के पास शादी के लिए तो पैसे हैं नहीं, अब लड़की को धक्के खाने भेज दिया। सही कह रही हो बहन, गरीब की बेटी है, इसे तो गरीब घर ही मिलेगा। अमीर लोग तो अपने बराबर वालों ने ही शादी करते हैं। शक्ल देखो इसकी, जैसे अभी ठंड से जम जाएगी। बोलो, जितना बोलना है बोलो। ये ठंड और तुम्हारे ताने दोनों मुझे रोक नहीं पाएंगे। दृश्य बदलकर शिखर इंडस्ट्रीज के कैबिन में पहुंचता है। इंटरव्यूअर आरती की फाइल को बेरुखी से बंद करता है। मिस आरती, आपने सिर्फ बीए किया है, और वो भी हिंदी मीडियम से। देखिए, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। आपके पास ना बड़ी डिग्री है, ना इंग्लिश बोलने का ढंग। सर, काम भाषा से नहीं, मेहनत से होता है। मुझे एक मौका तो दीजिए। इमोशनल बातें मत कीजिए। यू कैन गो नेक्स्ट। आरती उदास होकर पार्क की बेंच पर बैठती है। उसके होठ नीले पड़ रहे हैं। तभी उसकी नजर विक्रम कॉरपोरेशन के बोर्ड पर पड़ती है। ये आखिरी उम्मीद है आरती, हिम्मत मत हारना। आरती विक्रम के ऑफिस में घुसती है और कैबिन का दरवाजा खटखटाती है। विक्रम फोन पर गुस्से में बात कर रहा है। बहाने नहीं चाहिए मुझे, मौसम खराब है तो क्या हुआ, डील कैंसिल नहीं हो सकती। विक्रम दरवाजे की तरफ देखकर, कौन? अंदर आइए। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम आरती है। मैं जानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, पर इंटरव्यू का समय खत्म हो चुका है, और इस मौसम में तुम बाहर क्या कर रही हो? सर, बाहर ठंड बहुत है, पर मेरी जरूरत उससे ज्यादा बड़ी है। मुझे बस एक मौका चाहिए अपनी काबिलियत साबित करने का। विक्रम आरती के लाल हो चुके चेहरे और आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखता है। उसे उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है और वो उसे पानी की बोतल देता है। पहले ये पानी पियो। तुम कांप रही हो। अगर मैं तुम्हें ये जॉब ना दूं तो तुम क्या करोगी? तो मैं कल फिर आऊंगी सर, या कहीं और कोशिश करूंगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पास बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, पर वफादारी और मेहनत में मैं किसी से कम नहीं हूँ। डिग्रियां कागज होती हैं और इरादे आग। मुझे तुम्हारी आंखों में वो आग दिख रही है। कल से ज्वाइन कर लो। सच सर, थैंक यू सो मच। कुछ महीनों बाद ऑफिस में भारी बर्फबारी के कारण अफरा तफरी का माहौल है।
मार्केट क्रैश हो चुका है। मार्केट क्रैश हो गया है, कंपनी डूब रही है, हमें अपनी सैलरी चाहिए, हम काम नहीं कर सकते। मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, इस डूबते जहाज में कौन रुकेगा। सभी कर्मचारी एक एक करके चले जाते हैं। विक्रम सिर पकड़कर बैठा है। तभी आरती चाय लेकर आती है। सब खत्म हो गया, मुश्किल वक्त में सबने साथ छोड़ दिया। सर चाय पी लीजिए, अदरक वाली है, ठंड कम लगेगी। आरती, तुम अभी तक गई नहीं? सब चले गए, तुम्हें अपनी सैलरी की चिंता नहीं है? सर जब पूरी दुनिया ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे तब आपने मुझे सहारा दिया था। आज जब आप मुश्किल में हैं तो मैं कैसे जा सकती हूँ? ये कंपनी सिर्फ ऑफिस नहीं, मेरा परिवार है। चलिए देखते हैं इस तूफान से कैसे निकलना है। तुम सच में अलग हो आरती। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद कंपनी संकट से उबर जाती है। मौसम थोड़ा साफ हो चुका है। विक्रम और आरती ऑफिस की छत पर खड़े हैं। विक्रम अपना कोट आरती के कंधे पर डालता है। आरती, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। कंपनी अब दोगुने मुनाफे में है। तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, साथ में होती है। ये तो मेरा फर्ज था सर। सिर्फ फर्ज नहीं था आरती, इस ठंड में तुमने मेरे दिल को जो गर्माहट दी है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आरती, क्या तुम मेरा साथ हमेशा के लिए दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सर विक्रम जी, लेकिन मैं और आप, हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। आप महल में रहते हैं और मैं एक टूटे हुए घर में। महल ईंटों से बनते हैं, घर इंसानों से, और मुझे मेरा घर तुम में मिल गया है। हाँ कह दो। हाँ सर। दृश्य विक्रम के घर का है, जहां नताशा शादी की खबर सुनकर गुस्से में टहल रही है। तुम यकीन नहीं करोगी, विक्रम एक मामूली क्लर्क से शादी कर रहा है। वो फटीचर लड़की अब मेरी देवरानी बनेगी, मेरी बराबरी करेगी। नताशा, शांत हो जाओ, भाई की पसंद है। तुम चुप रहो रोहन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस शादी में मैं उसे उसकी असली औकात याद दिला दूंगी। उसे पता चलना चाहिए कि रॉयल होने का मतलब क्या होता है। शादी का दिन आता है। कड़ाके की ठंड और अलाव के बीच आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। सभी मेहमान ऊपर देखने लगते हैं। अरे ऊपर देखो, हेलीकॉप्टर। वाह, क्या एंट्री है। हेलीकॉप्टर लैंड करता है और आरती शाही अंदाज में उतरती है। नताशा उसे देखकर जल भुन जाती है। किराए का हेलीकॉप्टर और किराए के कपड़े, अंदर से तो वही गवार ही रहेगी। स्वागत है मिसेज आरती विक्रम सिंह। विदाई के समय आरती अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें एक चाबी देती है। पापा, माँ, ये शहर वाले फ्लैट की चाबी है। वहाँ सेंट्रल हीटिंग है। अब आपको कभी ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। रिसेप्शन पार्टी की रात आती है। नताशा माइक पर जाती है और व्यंग करना शुरू करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मेरी प्यारी देवरानी आरती हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हैं। आरती डार्लिंग, क्यों ना तुम हमें अपने अनुभव के बारे में कुछ बताओ, शायद इंग्लिश में, ताकि हमारे गेस्ट्स को समझ आए। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। आरती आत्मविश्वास से स्टेज पर जाती है। शुक्रिया दीदी। ये सच है कि मैं उस दुनिया से आई हूँ जहाँ सर्दी से बचने के लिए महंगे हीटर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ की गर्माहट होती है। जहाँ हम टूटी छत से टपकते पानी को रोकते हुए सपनों को नहीं टूटने देते। आरती नताशा की ओर मुड़कर अंग्रेजी में बोलती है। And as for English, Natasha di, language is just a skill. Anyone can learn it. But class is an attitude. Respecting others is what makes you royal. And I think I have earned mine. पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। नताशा शर्म और गुस्से से लाल होकर गार्डन की तरफ भागती है, लेकिन अचानक पैर फिसलने से बर्फीले स्विमिंग पूल में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, पानी बहुत ठंडा है, मैं जम रही हूँ। सब दौड़ते हैं, लेकिन कोई कूदने की हिम्मत नहीं करता। रोहन घबराया हुआ है। कोई कूदो, नताशा को तैरना नहीं आता। तभी आरती अपनी शॉल फेंककर बर्फीले पानी में छलांग लगा देती है। आरती, नहीं। आरती नताशा को खींचकर बाहर लाती है। दोनों कांप रही हैं।
विक्रम और रोहन उन्हें कंबल उड़ाते हैं। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की इतनी कोशिश की और तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। क्यों? दीदी, ठंड रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। आप बड़ी हैं और परिवार को डूबने से बचाना ही घर की बहू का धर्म है। मुझे माफ कर दो आरती, तुम सिर्फ रॉयल बहू नहीं हो, तुम दिल से रॉयल हो। आज से तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। आज मेरे घर की ठंड हमेशा के लिए खत्म हो गई। अंतिम दृश्य बसंत की धूप का है, जहां विक्रम और आरती चाय पी रही हैं। तुम्हें पता है आरती, लोग उस हेलीकॉप्टर वाली एंट्री की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी सबसे रॉयल एंट्री वो थी जब मैं 2 कप चाय लेकर आपके खाली ऑफिस में आई थी। बिल्कुल, उस चाय ने सिर्फ ठंड नहीं भगाई थी, मेरी जिंदगी बदल दी थी। ठंडी हवा का एक झोंका आता है, लेकिन अब उसमें चुभन नहीं, फूलों की महक है। आरती आसमान की ओर देखती है, जहां सूरज चमक रहा है। रात का गहरा सन्नाटा है, लेकिन आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। कीचड़ भरे रास्ते पर जगन्नाथ जी का पूरा परिवार बेतहाशा भाग रहा है। उनके पीछे कुछ लाठियां लिए हुए गुंडे दौड़ रहे हैं। सबके पैरों में छाले हैं। बच्चे रो रहे हैं, लेकिन रुकने का मतलब है मौत। जल्दी चलो, बस थोड़ा और आगे। अगर ठाकुर के आदमियों ने पकड़ लिया तो आज हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। विक्रम, बच्चों को संभालो। मैं और नहीं चल सकती, मेरे प्राण यही ले लो भगवान। हमने ऐसा क्या गुनाह किया था जो ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे पोते पोती इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। माँ जी, हिम्मत मत हारिए, आप ही टूट जाएंगी तो हम सबका क्या होगा। हमें बच्चों के लिए बचना होगा। वो देखिए, सामने घना जंगल है, वहाँ वो गुंडे नहीं आ पाएंगे। अरे ओ बुड्ढे, भाग ले जितना भागना है। आज तू पाताल में भी छुप जाएगा तो वहां से निकाल लाएंगे। ठाकुर का पैसा और ब्याज चुकाए बिना तू मर भी नहीं सकता। पकड़ो इनको। अमित, रोहन, तुम लोग औरतों और बच्चों को लेकर आगे बढ़ो, मैं देखता हूँ इन्हें। पागल मत बनो भैया, वो 10 हैं और हम निहत्ते। मुकाबला करने का वक्त नहीं है, जान बचाने का वक्त है। जंगल में घुस चलो, जल्दी। परिवार घने अंधेरे में शैतानी जंगल के अंदर घुस जाता है। बारिश और तेज हो जाती है। वे भागते रहते हैं, लेकिन अचानक एक जोरदार बिजली चमकती है और अमित चीख पड़ता है। उनके कदमों के ठीक आगे रास्ता खत्म हो चुका है। बाबूजी रुकिए, आगे खाई है। हे भगवान, ये तो पाताल लोक जैसी गहरी है। नीचे नदी की आवाज सुनिए, कितनी डरावनी है। अब हम कहाँ जाएंगे? पीछे गुंडे, आगे मौत। शायद यही हमारी किस्मत है। ठाकुर ने हमारा घर, खेत सब छीन लिया। अब ये खाई ही हमारी कब्र बनेगी। मेरी बेटी, मेरी स्नेहा, उसे बताए बिना हम मर जाएंगे। सोचा था उसे अफसर बनाऊंगा, पर अब लगता है उसे हमारी खबर तक नहीं मिलेगी। 6 महीने पहले वक्त थोड़ा पीछे जाता है। जगन्नाथ जी का घर खुशियों से भरा था। उनकी इकलौती बेटी स्नेहा शहर पढ़ने जा रही थी। घर का माहौल उम्मीदों से भरा था। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरी आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। तू बस अफसर बनकर लौटना, गांव वालों को दिखाना कि हमारी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। बाबूजी, मैं आपका नाम रोशन करके ही लौटूंगी, आप बस अपना ख्याल रखना। पर जी, घर में तो पैसे नहीं हैं। लड़कों की कमाई से तो बस दाल रोटी चलती है। स्नेहा की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलेगा? मैंने ठाकुर बलदेव से बात की है, वो जमीन के कागज गिरवी रखकर लोन देने को तैयार है। एक बार फसल कटेगी तो सब चुका देंगे। तुम चिंता मत करो भगवान। स्नेहा शहर चली गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल भयंकर सूखा पड़ा और फसल बर्बाद हो गई। ऊपर से ठाकुर बलदेव ने पुराने कागज बदलकर जाली कागज बनवा लिए। क्यों जगन्नाथ, कहा था ना, वक्त पर पैसा नहीं दिया तो घर मेरा। ये देख, कागज पर तेरा अंगूठा है। कल सुबह तक घर खाली कर देना, वरना तेरी बहुओं को मेरी हवेली में बर्तन मांजने पड़ेंगे। ठाकुर साहब, अनर्थ मत कीजिए। मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी जमीन गिरवी रखी थी, आपने तो पूरा घर लिखवा लिया। ये धोखा है। जगन्नाथ, कागज बोलता है, ठाकुर के पास पक्के सबूत हैं। पंचायत इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम घर खाली कर दो, इसी में भलाई है। अरे देखो देखो, बड़ी चली थी बेटी को कलेक्टर बनाने, अब खुद के रहने का ठिकाना नहीं बचा।
मैंने तो पहले ही कहा था, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अब भुगतो सड़क पर। वर्तमान में वापस आते हैं। खाई के किनारे कड़ाके की ठंड है। बच्चे भूख और ठंड से रो रहे हैं। पूरा परिवार हताश होकर एक चट्टान के नीचे दुबका हुआ है। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर जाना है। बस थोड़ा सब्र करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। सुबह होते ही ठाकुर के आदमी हमें ढूंढ लेंगे, और ये ठंड, बच्चों को निमोनिया हो जाएगा। बाबूजी, विक्रम भैया, जरा ऊपर देखिए, वो बरगद का पेड़। भाभी, हम जान बचाने की सोच रहे हैं और आप पेड़ देख रही हैं। हमें छुपने की जगह चाहिए, पिकनिक स्पॉट नहीं। अरे बुद्धू, ध्यान से देख, वो पेड़ खाई के ऊपर लटका हुआ है। उसकी टहनियां और जड़ें इतनी घनी हैं कि एक प्राकृतिक जाल बना हुआ है। अगर हम वहां चढ़ जाएं, तो ठाकुर का बाप भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। प्रिया सही कह रही है, वो जगह बिल्कुल सुरक्षित लग रही है। वहाँ कोई जंगली जानवर भी आसानी से नहीं पहुँच सकता। लेकिन भैया, वहाँ चढ़ेंगे कैसे और रुकेंगे कैसे? हमारे पास तो न रस्सी है न बिस्तर। नीचे खाई देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोमल, डरने का वक्त गया। हम औरतें हैं, हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती हैं। तो ये लकड़ियाँ क्या चीज़ हैं? हमारे संदूक में जो पुरानी साड़ियाँ हैं, आज वही हमारी रस्सियाँ बनेंगी। विक्रम, अमित, तुम लोग लकड़ियाँ काटो, हम बहुएं मिलकर रहने की जगह बनाएंगी। मौत के डर ने सबको हिम्मत दे दी। रात भर काम चलता है। बेटे जंगल से मजबूत बांस काटते हैं और बहुएं अपनी साड़ियों को फाड़कर मजबूत रस्सियां बनाती हैं। खाई के ऊपर हवा में झूलते उस पेड़ पर एक अनोखा घर आकार लेने लगता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही उनका नया आशियाना तैयार हो जाता है। मेरी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। इसे कहते हैं तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाना। भगवान ने छत छीन ली थी, लेकिन तुमने आसमान ही हमारा घर बना दिया। घर तो बन गया, लेकिन जंगल की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। हवा साड़ियों के पर्दों को चीरकर अंदर आ रही थी और पेट की आग बुझाना बाकी था। दादी, हवा बहुत तेज है, रजाई भी काम नहीं कर रही। चिंता मत करो चिंटू, देखो हम नीचे नदी से चिकनी मिट्टी लाए हैं। दीदी, अगर हम इसे साड़ियों पर और लकड़ियों की दरारों में पोत दें तो हवा रुक जाएगी। वाह बहू, ये तो सूखने के बाद एकदम पक्की दीवार बन जाएगी। लाओ, मैं भी मदद करती हूँ। दीवारें तो बन रही, पर पेट का क्या? हमारे पास जो सूखा अनाज था वो खत्म होने वाला है। शिकार हमसे हो नहीं रहा। अमित, अपना गमछा दो, और वो पुरानी मच्छरदानी पड़ी है ना, उससे जाल बनाते हैं। नीचे नदी बह रही है, मछलियाँ तो होंगी ही, हम भूखे नहीं मरेंगे। और सिर्फ मछली नहीं, सब्जी भी मिलेगी। मैंने जंगल से कुछ पालक और मिर्च के पौधे निकालकर इन मटकों में लगा दिए हैं। हमारा अपना हैंगिंग गार्डन। मजा आ गया, मछली और पालक। मैं तो टार्जन बन गया हूँ। दादू देखो, मैं बिना डर के जूझ रहा हूँ। शाबाश मेरे शेर, पर ज्यादा किनारे मत जाना। सच कहूं सुमित्रा, शहर के पक्के मकान में वो सुकून नहीं था जो इस पेड़ की छांव में है। यहाँ हम सब साथ तो हैं। 3 महीने बीत गए। परिवार जंगल में ढल चुका था, लेकिन दुश्मन की नजर से बचना मुश्किल था। ठाकुर के एक मुखबिर ने जंगल में धुआं उठते देख लिया और खबर ठाकुर तक पहुंचा दी। ठाकुर बलदेव पेड़ के नीचे खड़े होकर गुस्से में, तो यहां छुपे हैं ये चूहे। ओए जगन्नाथ, नीचे उतर बुड्ढे। मेरी जमीन मेरे जंगल में ऐश कर रहे हो? ठाकुर, हमने तुम्हारा गांव छोड़ दिया, अपना घर बार सब तुम्हें दे दिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? हमारी जान बख्श दो और चले जाओ यहाँ से। जुबान लड़ाता है? काटो इस पेड़ को। आज इस पूरे खानदान को खाई में गिराकर ही दम लूंगा। चलाओ कुल्हाड़ी। बाबूजी, पेड़ हिल रहा है, ये लोग नहीं मानेंगे। बहुत हो गया डरना, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। प्रिया, कोमल, अब रोने का वक्त नहीं है। वो हमारा ब्रह्मास्त्र निकालो। कोमल कांपते हाथों से मटका उठाते हुए, दीदी, क्या इससे काम बनेगा? बनेगा नहीं, दौड़ेगा। ये जंगली मिर्च और उबलता पानी है। ले ठाकुर, हमारी तरफ से प्रसाद। ऊपर से बहुओं ने खौलता हुआ मिर्च वाला पानी गुंडों पर फेंकना शुरू कर दिया। जंगल की तीखी मिर्च का असर तुरंत हुआ। मेरी आंखें, जल गया, बचाओ। ठाकुर साहब, यहाँ तो आग बरस रही है। मारो,
गोली मारो इन सबको। ठाकुर बलदेव बंदूक निकालते हुए, आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहन, चिंटू, पत्थर बरसाओ, रुकना मत। ये लोग गंदे अंकल। ऊपर से पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि गुंडों के सिर फूटने लगे। एक बड़ा पत्थर सीधे ठाकुर के हाथ पर लगा और उसकी बंदूक नीचे गिर गई। तुम लोग बचोगे नहीं, मैं पूरी फौज लेकर आऊंगा। तभी जंगल के रास्ते पर एक सायरन गूंजा। पुलिस की जीप और एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। ठाकुर को लगा उसकी मदद आई है। हाथ ऊपर, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, इन जंगलियों ने हम पर हमला किया है। ये अपराधी हैं, इन्हें गिरफ्तार करो। तभी स्नेहा सरकारी गाड़ी से उतरते हुए कड़क वर्दी में, अपराधी ये नहीं, तुम हो बलदेव सिंह। ये आवाज, स्नेहा, सुमित्रा, देखो हमारी बेटी। मैं जिले की नई डिप्टी कलेक्टर स्नेहा जगन्नाथ हूँ और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है। जाली कागज, हत्या की कोशिश और अवैध कब्जा। तुम्हारी गुंडागर्दी का वक्त खत्म हुआ। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने और उसकी सजा अदालत देगी। इंस्पेक्टर विजय, हथकड़ी पहनाइए इसे और ले जाइए। जी मैडम। चलो ठाकुर, आज से जेल की रोटी तोड़ना। पुलिस ठाकुर और उसके गुंडों को ले जाती है। स्नेहा दौड़कर पेड़ के पास आती है। पूरा परिवार जल्दी जल्दी नीचे उतरता है। बाबूजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आने में बहुत देर हो गई। आपने कितना कष्ट सहा। मेरी लाडो, तू जिंदा है। तुझे वर्दी में देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। देर नहीं हुई बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर आई है। हमें नाज है तुझ पर। पर माँ, ये घर जंगल में पेड़ के ऊपर, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैंने तो सोचा भी नहीं था। क्या करें ननद साहिबा, जब जमीन पर जगह नहीं मिली तो हमने आसमान में घर बना लिया। और इसमें तुम्हारी भाभीयों का जुगाड़ और तुम्हारे भाइयों की मेहनत लगी है। कुछ दिनों बाद स्नेहा ने कानूनी कार्रवाई करके अपना पुश्तैनी घर वापस हासिल कर लिया। आज पूरा परिवार अपने पक्के घर के आंगन में बैठा चाय पी रहा है। घर तो वापस मिल गया दीदी, पर सच कहूँ, उस पेड़ वाले घर की याद बहुत आ रही है। वहाँ का वो झरना, वो ठंडी हवा। हाँ, और वो हमारा मिर्च वाला अटैक। ठाकुर का बंदर जैसा लाल मुंह देखकर कितना मजा आया था। मुझे तो वहाँ टार्जन बनने में मजा आता था। हाँ, यहाँ तो बस होमवर्क करना पड़ता है। सच में वो वक्त मुश्किल था, पर उसने हमें एक कर दिया। हमने सीखा कि असली घर ईंट पत्थर का नहीं, परिवार के प्यार का होता है। और एक खुशखबरी है, मैंने वन विभाग से बात करके उस पेड़ को विरासत वृक्ष घोषित करवा दिया है। अब उसे कोई नहीं काट सकता। हम हर छुट्टी में वहाँ पिकनिक मनाने जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। उस पेड़ ने हमें तब सहारा दिया जब दुनिया ने ठुकरा दिया था। वो सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर परिवार एकजुट हो और बहुएं समझदार हों तो इंसान खाई के ऊपर लटक कर भी महलों जैसी खुशियां ढूंढ सकता है।